अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। सर्दियों की आमद से पहले हुकूमत ने अवाम को एक और तोहफा दिया है और वो तोहफा है बिजली की कीमतों में इजाफा। 9 माह के दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह दूसरी मरतबा बिजली की कीमतों में इजाफा किया है और पहले ही अवाम महंगाई की वजह से परेशान है और बिजली की बिलों की वजह से भी परेशान है और अब मजीद बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया है इससे यकीनन अवाम के जो मसाइल हैं, आम लोग हैं, मसाइल हैं, उनमें इजाफा होगा। ये इजाफा क्यों किया गया है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास एक पूरी जस्टिफिकेशन मौजूद है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि हमाद अजहर साहब ने जो आज बाकायदा ऐलान किया बिजली की कीमतें बढ़ाने का, क्या कहा उस बारे में, ये पहले वो देखते हैं। आज भी हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है और हम इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज किया है ₹1.39 का रेट है जो हम बढ़ाने का प्रपोज कर रहे हैं। ये बेसिकली नेपरा ₹3.5 के करीब बढ़ाना चाहता था मार्च में, लेकिन हमने उस वक्त ₹1.95 बढ़ाया और अब हम ₹1.39 बढ़ा रहे हैं। जी, हमाद अजहर साहब ने बाकायदा तौर पर उन्होंने कंफर्म किया कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये हुकूमत का बड़ा दिलचस्प दिफा होता है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, मसलन आज शायद मिडनाइट के बाद वो भी बढ़ेंगी, वो भी तोहफा मिलना है आवाम को कि ओगरा ने तो कहा था जी कि ₹10 बढ़ा दें, ₹20 बढ़ा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने मेहरबानी की, उन्होंने ₹5 बढ़ाए। अब इधर भी वो ये कह रहे हैं कि नेपरा तो ₹3.5 कह रहा था फी यूनिट, हमने अवाम पे एहसान किए ₹1.39। तो ये क्या दिफा है? मतलब आपने बढ़ाया तो फिर भी है ना, मतलब कामरान वो है ना मूवी मैं हूं ना, तो हम है ना, हम बताएंगे अवाम को होता क्या है। पिछले प्रोग्राम्स में हमने बड़ी तफसील से बताया कि IMF की जो शराइत थी वो क्या थी और उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से क्या पोजीशन थी। पिछले प्रोग्राम में हमने बताया कि टैक्स के ऊपर जो IMF का था कोई 525 अरब रुपए का, तो उसके ऊपर हुकूमत कोई 300 अरब रुपए के करीब इजाफा करना चाह रही है। अब देखिए उसके ऊपर सेटलमेंट होती है या नहीं। इस वक्त पाकिस्तान और IMF की जो टॉक्स हैं आज असूली तौर पर वो आज मुकम्मल हो जाने चाहिए वाशिंगटन में। 15 अक्टूबर का उसका टाइम फ्रेम था जो कि आज एक्सपायर हो गया। थोड़ा सा टाइम लैप्स होता है पाकिस्तान के और US के टाइम का, तो वहां से अनाउंसमेंट कल सुबह तक आइडियली आ जानी चाहिए। तो अगर अनाउंसमेंट नहीं आती तो फिर लगता है कि कुछ गड़बड़ अभी भी है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। हमाद अजहर ये कह रहे हैं कि उस वक्त नेपरा ने प्रपोज किया था ₹3.50 या 95 पैसे फी यूनिट का इजाफा, तो हमने ₹1.95 उस वक्त कर दिया था, बाकी हमने अभी किया। अभी भी नाजरीन वो पूरी बात उन्होंने आपको जो नहीं शायद बताई, जो मजमूई इंक्रीज है वो तो ₹1.39 फी यूनिट ही हुकूमत करना चाह रही है। आज हुकूमत ने मंजूरी दे दी है 1 नवंबर से। जो एक्चुअल इजाफा आपके बिलों में आएगा वो ₹1.68 फी यूनिट आएगा, जिससे आपके जो बिजली की कीमत है वो 14% बढ़ जाएगी 1 नवंबर से। जो हमाद कह रहे हैं ₹1.39 फी यूनिट, वो मजमूई सबको जमा करके और फिर कहीं पे कुछ टैरिफ की कमी और बेशी के उसको करके वो बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो इजाफा हुकूमत ने कर दिया है आज वो ₹1.68 है, जो कि 14% बनता है। जो 200 से लेकर 300 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। इसी तरह उसकी जो ऊपर वाली कैटेगरी है 300 से लेकर 700 जो यूनिट्स की कंजम्पशन है जिनकी, उनके लिए भी ₹1.68 है। इन परसेंटेज वो कम होता है, कोई 8% के करीब है। 700 से ऊपर जो यूनिट जिनका इस्तेमाल है वो भी ₹1.68 है। सबसे ज्यादा जो इजाफा हुआ है नाजरीन, जो घरेलू सारिफीन है जिनके पास टाइम ऑफ यूज का मीटर है, जो पीक और ऑफ पीक देते हैं, उनका जो अब फी यूनिट जो बिजली की कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी वो ₹24.33 है। ये हाईएस्ट इंक्रीज है। और इसी तरह जो इनको उनके बराबर लाके हुकूमत ने खड़ा किया हुआ है जो कि 700 यूनिट से ज्यादा जिनका इस्तेमाल होता है। तो ये हुकूमत ने 1 नवंबर से बिजली की कीमतों में इजाफा किया, वो ₹1.68 फी यूनिट है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये खबर आज छपी हुई थी। हो सकता है कि हुकूमत शायद इसको अभी ना बताना चाहती, क्योंकि ये समरी हुकूमत ने सर्कुलेट की थी काबीना की मंजूरी लेने के लिए, लेकिन हमने ये खबर की उसके बाद फिर आज हमाद अजहर की इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो कामरान ये क्यों किया गया है? जो सब्सिडी थी बिजली की 72 अरब रुपए की हुकूमत ने सब्सिडी विड्रॉ कर ली है। अगले 8 माह है जो सिर्फ इस आप साल का एस्टिमेट लेते हैं, तो पहले जो सब्सिडी की रिक्वायरमेंट थी साल की 240 अरब रुपया, जो हुकूमत की अपनी समरी है उसके मुताबिक अब 240 अरब रुपए से ये कम होकर 168 अरब रुपए की हो जाएगी। ये सिर्फ 8 माह का तखमीना है। अगर इसको आप ले जाएं पूरे साल के ऊपर तो कोई 108 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत ने विड्रॉ कर ली है। अब बात ये आ गई है कि आखिर क्यों? ये दूसरी दफा ऐसा हुआ है कामरान
कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कुछ बिजली की कीमतों के हवाले से और किया कुछ। लास्ट टाइम इन्होंने जनवरी 2020 में कहा था कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन उनको फिर फरवरी 2021 में बढ़ाना पड़ी। अब फिर ये सूरत हाल बन रही है। और जो मजे की बात है कि ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं कहते, मुझे तो थोड़ी सिंपैथी हो रही है वज़ीर खजाना शौकत तरीन, क्योंकि वो अब चंद घंटों के लिए खजाना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट उनकी मियाद है 6 महीने की प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए उनको बनाया गया था, तो उन्होंने जब वो वज़ीर खजाना बने एक नहीं कई मौक़ों पर बिजली की कीमतों के हवाले से बड़ी दबंग बातें की। उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। वी आर नॉट इंक्रीजिंग द टैरिफ, ये हमारा वादा है और ये वादा रहेगा। हम अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। मैं गरीब आदमी पे इस वक्त जो है वो टैरिफ इंक्रीज नहीं कर सकता हूं, और ना ही मैं ये जो बंदा एक इनकम टैक्स अभी दे रहा है उसके ऊपर और इनकम टैक्स लगा सकता हूं। वो कहते हैं 150 अरब और लगा दें, तो ये कहां हम ये इज इट जस्टिफाइड? सो नो, ये हमारे लिए एक इसका प्रिंसिपल्स की रेड लाइन है प्राइम मिनिस्टर के लिए। गरीब आदमी पे इमरान खान बोझ नहीं डालेगा, वो IMF के सामने खड़ा हो गया है। इमरान खान साहब ने कहा है नो इंक्रीज इन टैरिफ, देयर विल बी नो इंक्रीज इन टैरिफ, और ये हमने IMF को भी कहा है कि इस वक्त हम अपने गरीब पे बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि गरीब पे भी बोझ डलेगा और इंडस्ट्री भी हमारी ठप हो जाएगी। जी, वज़ीर खजाना शौकत तरीन जो चंद घंटों के वज़ीर खजाना है, अब लगता है कि ज़ाहिर है कि इनका बड़ा पुराना ताल्लुक है इमरान खान साहब से, ये उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि एक ऐसा बयान दो उसके बाद यू टर्न लेना पड़े। तो एक नहीं, इन्होंने कितने बयानात दिए हैं और अब इनको यू टर्न लेना। फिर मेरा ख्याल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब वादा किया था उसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म को जो खड़े हो गए IMF के सामने, खड़े हो गए, नहीं खड़े, हाथ बांध के खड़े हो गए या दूसरा खड़े हो गए? अच्छा, एक ये तो होगी पॉलिटिकल बात, ये बात ठीक है, फैक्चुअल है कि ना वज़ीर खजाना शौकत तरीन अपना वादा पूरा कर सके, ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना वादा पूरा कर सके, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी। हम बहुत बुरी तरह फंसे हुए, हम थोड़ा सा वो आगे जाके बताते हैं, लेकिन पहले सुन लें ताबिश गोहर जो है, जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी थे एनर्जी के, उन्होंने क्या कदम क्या नहीं करेंगे, जरा सुनिएगा। माली साल 21-22 अब शुरू हो गया है, इसके अंदर मुतवक्का बिजली की कीमतों में कितना इजाफा होगा? जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि दिसंबर से पहले मैं बिजली के नरखों में इजाफा की इजाज़त नहीं देता। तो जी नाज़रीन, आपने सुना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दिसंबर से पहले बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन कामरान ये फिर यू टर्न इसलिए लेना पड़ गया कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की जो हालत है, जिसका मौजूदा हुकूमत तो पिछली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराती है, अब वो बात खत्म हो गई है। मेरे ख्याल में अगर आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, 3 साल के बाद आप माजी की हुकूमतों को ब्लेम नहीं कर सकते। इस 3 साल के अरसा में PTI की हुकूमत ने बिजली की कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा किया है, और ये बारहा IMF की शराइत के ऊपर होता रहा है, और ये इसलिए किया गया था कि जो सर्कुलर डेट है उसको हुकूमत खत्म कर देगी दिसंबर 2020 में। तो हम पहले भी बता चुके हैं, सर्कुलर डेट जो है इस वक्त आपका वो दुगना हो चुका है, 2300 अरब रुपए से ज्यादा हो चुका है, जो PMLN के टाइम के ऊपर को 1147 अरब रुपए था। और एक और जो वो बात कहते हैं, आज भी हमाद हज़रत साहब ने कहा कि ये बिजली की कीमतें हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि पिछली हुकूमत ने महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए IPPs के। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज भी जो बिजली की फी यूनिट जो कॉस्ट है वो तकरीबन 13 रुपए कह लें पर यूनिट, और चार्ज ये गवर्नमेंट कर रही है 24 रुपए 33 पैसे टू बी प्रिसाइज। अब ये कहां से बिजली सस्ती प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा पैसे ले रहे हैं? जो इसकी लागत है वो तो 12 रुपए 96 पैसे फी यूनिट हुकूमत की दी हुई है, हमें नहीं पता कितनी ठीक है कितनी गलत। मैं एज ए कंज्यूमर, मेरे बिल के ऊपर जो अब फी यूनिट में पे करेंगे वो 24 रुपए 33 पैसे है। हुकूमत बड़े नारे मारती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, हुकूमत के बजट से सब्सिडी जा रही है, बहुत कम जा रही है। एक्चुअल जो सब्सिडी है, जो आपका मुतवसत तबका है और आपका हायर मिडिल इनकम ग्रुप है, उनसे लेके हुकूमत वो दे रही है गरीबों को। क्रॉस सब्सिडाइजेशन इस वक्त बजट के अंदर हो रही है, आपकी बिजली के बिलों में हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर आगे जाके भी बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए। ये एक चीज इस पे कंक्लूडिंग लाइन मेरी ये है कि हुकूमत ने बजाय इकॉनमी को ठीक करने के, उन्होंने वजीर खजाना शौकत तरीन साहब जब इख्तिदार में आए, और इख्तिदार में आने से पहले जब वो वजीर खजाना बने, तो उन्होंने बगैर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को देखे हुए समझे हुए बयान दे दिए। आज उनको रिट्रीट करना पड़ा है, और सूरत हाल अब यह है कि उनकी अपनी जो वजारत है वो आज खत्म हो गई है। बिल्कुल, और उसमें ये जो एक बात कह रहे थे शौकत तरीन साहब के, वज़ीर आज़म साहब IMF के सामने खड़े हो गए हैं, लेकिन लगता यूं है कि खड़े तो नहीं हुए, शायद अब हमने घुटेक दी IMF के सामने। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं। जी, ब्रेक से पहले आपको बताया था कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा क्यों किया। बहुत बड़ी वजह
कि आपने IMF के प्रोग्राम में रहना है, उनकी शर्त है कि बिजली की कीमतों में इजाफा करें, और अब उनकी अगली शर्त यह भी है कि जो आपका तरक्याती प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने बहुत दावा किया था, ये जो बजट आया था 900 अरब रुपए का, जी हमने रिकॉर्ड PSDP में पैसे रखे हैं, लेकिन शहबाज सुना है कि अब इसमें भी कट लग रहा है। तो लगता यह है कि अगेन, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि IMF सामने खड़े होना तो दूर की बात, लगता है कि हम लेट गए हैं। कामरान, IMF को एक चीज का पता है, क्योंकि जितने भी आपके नंबर्स हैं, हुकूमत हमसे तो छुपा सकती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमसे तो छुपा सकता है, IMF से नहीं। आप उनको मंथली बेसिस पे रिपोर्ट करते हैं, तो IMF को इस बात का पता है कि अगर पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता तो कम जनवरी 2022 पाकिस्तान के एक्सटर्नल सेक्टर की सूरत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। आपका रुपया मैसिवली डी वैल्यू कर सकता है, वो कदर उसकी क्या होगी वो मैं बता नहीं रहा, पैनिक वाली बात है। इसी तरह आपके इंटरेस्ट रेट को भी ऊपर करना पड़ेगा। तो उस सारे सूरत हाल को एनालाइज करके इस वक्त फिर बात यहां तक पहुंची कि एक फेस सेविंग दी जाए दोनों पार्टीज को, IMF का भी प्रोग्राम बहाल हो जाए और वो कहे जी हमने एक और पाकिस्तान का प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया है, और पाकिस्तान को भी फेस सेविंग मिल जाए। तो उस फेस सेविंग में ₹1.68 फी यूनिट बिजली कीमत में इजाफा हुकूमत ने कर दिया है। उसके साथ ही जो दूसरी डिमांड आपने कही कि 900 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट है, लेकिन अब बात वहां पे वाशिंगटन में यह हुई है कि इसके ऊपर शायद 200 अरब रुपए की कटौती करनी पड़ जाए। जो कटौती होगी उसको हुकूमत बाकायदा शायद उसका अनाउंसमेंट नहीं करेगी। उसका तरीकाकार ये होता है कि वजारत खजाना वो पैसा ही कम बजट का रिलीज करती है, तो ये तरीकाकार अपनाया जाएगा। वैसे मेरे ख्याल में सालाना जितने पैसे हम रखते हैं उतने पैसे तो खर्च करते नहीं। पिछली दफा हुकूमत ने कर लिए थे, विच वाज बजट ही कम था। नहीं, वो 650 अरब का बजट था और कुछ 680 अरब रुपए के पहले 2 माह में तो गालिबन हमने इस साल का 52 अरब रुपए हमने जुलाई अगस्त में खर्चा हमारा एक्चुअल हुआ है, और पिछले साल 53 अरब था जब 650 अरब का बजट था। तो हुकूमत ने पहले थोड़ा सा हाथ टाइट रखा हुआ है। तीसरी चीज जो अब IMF की तरफ से आएगी, आप एक चीज नोट करें कि रुपए की जो कदर है वो मुसलसल थोड़े थोड़े पैसे गिर रही है। अब 171 रुपए फी आपका जो डॉलर था वो गई पिछले दिनों, बल्कि जुमेरात को। तो ये अब एक तो वहां पे आपको चीज नजर आएगी। फिर नवंबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी उसमें भी आपको एक छोटा सा झटका लगेगा शरह सूद के ऊपर। तो ये वो सारी शराइत है। लेकिन अब आ जाते हैं बॉटम लाइन के ऊपर। बॉटम लाइन ये है कि बावजूद इस सब के क्या वजीर आज़म इमरान खान वजीर खजाना, जो कि अब साबिक वजीर खजाना आज हो जाएंगे रात 12 बजे के बाद, उनसे वो मुतमईन है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे पास इसके ऊपर कोई हम हतमी बात नहीं कह सकते। हमारे सामने कोई इस तरह की चीज, हालांकि 6 महीने को इतना लंबा अर्सा तो होता नहीं। वज़ीर आज़म ने उनको वजीर खजाना बनाया था 6 माह के लिए, जो आईनी तौर पर एक हुकूमत के पास ऑप्शन होती है। वो 6 माह की मुद्दत उनकी आज 15 अक्टूबर को खत्म हो गई है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ये बारहा ये बात कही थी, जब उनसे सवाल होता था आप कहां से सेनेटर बन रहे हैं, प्लान क्या है, तो उन्होंने कहा जी मुझे वजीर आज़म ने मेरे साथ वादा किया है और वो अपना वादा पूरा करेंगे, मुझे उन पर एतमाद है। उसी वादे की रोशनी में फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कामरान खान साहब के शो में ये बात कही थी कि 13 अक्टूबर को इसहाक डार साहब की सीट खाली हो जाएगी, हम उनको डी नोटिफाई करवा देंगे, और उसके बाद 21 दिन में इनको 7 नवंबर को हम शौकत तरीन साहब को पंजाब से सेनेटर बना देंगे। 13 अक्टूबर गुजर चुकी है। इसहाक डार साहब आज भी सेनेटर हैं, ओथ उन्होंने नहीं लिया हुआ। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन मूव की है, उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब हमारे जराए बता रहे हैं कि पंजाब वाली ऑप्शन भी गई। ठीक है, इससे आगे मेरे पास इंफॉर्मेशन वो बताऊंगा नहीं, वो अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और एक चीज आप ऐड करते चलें जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे, जो मौजूदा इस वक्त सियासी बेयकीनी है, और ऐसी सिचुएशन में मुझे तो लगता है कि शायद इनको सेनेटर मुंतखब करवाना अगेन ये तो अपहिल टास्क लगती है इस वक्त। देखिए, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपना पॉलिटिकल सेटअप बचाएं, अपने मामला सीधे करें। अपोजिशन एक दफा फिर वो गर्म हो रही है, हम उसके ऊपर बात नहीं करते पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर, और फिर वो शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना दोबारा बनाना, सेनेटर बनाना। हम ये नहीं कह सकते वो दोबारा नहीं बनेंगे वज़ीर ख़जाना। अब बात जो आज ज़राए से खबर चलाई गई है टीवी चैनल्स के ऊपर कि इनको मशीर ख़जाना बनाया जाएगा, तो नाज़रीन हम आपको बताते हैं मशीर ख़जाना के पास कोई वज़ीर ख़जाना के इख्तियारात नहीं होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, वो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास की वो सदारत नहीं कर सकते, एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के इजलास की वो सदारत नहीं कर सकते। तो सारे मामला अब चले जाएंगे जब तक अगर ये मशीर ख़जाना रहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास, अगर नया वज़ीर ख़जाना कोई अनाउंस नहीं होता तो एक अनसर्टन सूरत हाल है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल आखिरी मराहिल के ऊपर है। जी बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि कोई ऐसा
वजीर खजाना रहें कि जो मईशत को सुधारे भी और उसके जो टेन्योर का भी हमें पता हो, तो अगेन लगता है कि 3 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक पे बात करेंगे उस नोटिफिकेशन की जिस पर आजकल पाकिस्तान में बहुत तस्करा हो रहा है। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नोटिफिकेशन कब आ रहा है? जी, मैं बात कर रहा हूं उस नोटिफिकेशन की जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत है, बज़ाहिर उनमें एक तनाव किसी कैफियत नज़र आती है। दो के सरकारी सतह पर जो दोनों साइड्स हैं वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। वजह यह है कि 6 अक्टूबर को जब ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई जिसमें फ़ौज के अंदर जहां दूसरे तकर्रियाँ और तबादले की गए, वहाँ पर नए DGISI की तैनाती के हवाले से भी खबर दी गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ये एक कंट्रोवर्सी इसलिए बन गई क्योंकि ये खबर आई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाकायदा तौर पर नए जो DGISI हैं उनकी तैनाती के हवाले से मंजूरी नहीं दी और हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी नहीं लगाया। और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की कि बुनियादी तौर पर एक टेक्निकल इशू था, जो एक मुरवजा तरीका है उसको अपनाया नहीं गया और अब बाकायदा एक जो तरीकाकार है जिसके तहत DGISI को तैनात किया जाता है वो अपनाया जाएगा और उस पर जो सिविल और मिलिट्री जो क़यादत है उनके दरमियान इत्तफाक राय है। लेकिन बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि उनके जो ताल्लुकात हैं अस्करी क़यादत के साथ वो बड़े मिसाली हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद कल जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास की सरबराही की उसमें भी उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, जो अफवाहें चल रही हैं। लेकिन शहबाज, मेरे ख्याल में एक चीज़ होती है किसी चीज़ को फेस वैल्यू पे लेना। देखें, कोई अगर आपको आके कहे, बतौर सहाफ़ी हम किस तरीके से फैक्ट चेक करते हैं, कोई आपको कहे कि बाहर जो है वो ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है, तो जाहिर है कि आप बाहर जाकर एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर चेक करेंगे कि ये जो साफ फरमा रहे हैं कि बारिश हो रही है ये वाकई सही है। और अगर आप बाहर जाएं तो वहाँ पर आपको कड़कती धूप नज़र आए तो फिर तो आप क्या करेंगे, आप किस तरह से स्टोरी करेंगे? तो मेरे ख्याल में बावजूद इसके कि हुकूमत ये जो दावा कर रही है कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं मिलिट्री क़यादत के साथ, ये बिल्कुल वही बात है कि आप कहें कि बारिश हो रही है लेकिन जब आप ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हैं तो वहाँ पर धूप निकली है। तो मेरे ख्याल में मोहतात तरीके से हम कह रहे हैं, ज़ाहिर है कि मीडिया के ऊपर भी एक दबाव है कि इसको बड़े तरीके से लेके चला जाए। इशू तो है, अगर इशू ना होता तो शायद हम डिस्कस भी ना कर रहे होते। कामरान, ये जो आपने मिसाल दी है इसको एक और तरीके से ले लेते हैं कि हम अंदर बैठे हुए हैं, बाहर बारिश हो रही है और हम कैमरामैन को कहते हैं कि आप ज़रा चेक करके आएँ कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं। तो ये बाहर जाते हैं, बारिश होती है, या कि बताते हैं कि बाहर बारिश होती है, तो फवाद चौधरी जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो कहते हैं कि कुछ कुव्वतें जो हैं वो इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा उठाना चाह रही है, हालात बहुत अच्छे हैं, दोनों साइड जो हैं वो एक ही पेज के ऊपर है। तो कसूरवार ये कैमरामैन हो गए जिसने बारिश देखी और बताई, तो गलती हुकूमत की है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है। लेकिन एज यूजुअल जो गलत है वो मीडिया है। तो ये एक तो ये चीज़ यहाँ तक अभी तक इस्टेब्लिश होगी कि हालात ठीक नहीं है लेकिन स्केप गोट्स ढूंढी जा रही हैं। दूसरी चीज़ अभी तक ये इस्टेब्लिश हो गई कि अब 10 दिन हो गए इस बात को कि ISPR ने अनाउंस किया है नए DGISI का और अभी तक हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हुई। तो ये बात इस्टेब्लिश होगी कि अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो चाहते थे अभी तक वही हो रहा है और 10 दिन का जो टाइम है कम नहीं है। अभी नोटिफिकेशन आता है नहीं आता, ये डिस्क्रिशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तरीक़ेकार है क्या, ये थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें कि एक हफ्ते से इस पर बात हो रही है और मुख्तलिफ TV शोज़ के ऊपर भी बात हो रही है, बट एक्चुअली ये हिस्टोरिकली क्या होता रहा है। अगर हम 2008 से लेकर आज तक देखें तो 6 DGISIs आए हैं अभी तक, तो ये जो छठे थे ये कंट्रोवर्शियल हुए हैं, पहले 5 क्यों नहीं हुए? बल्कि अब जो आने हैं वो 7वें हैं। अच्छा, इससे पहले 6 हैं। देखें, इससे पहले 2008 से भी पहले मेरे ख्याल में अगर हम 30 साल का जायजा ले लेते हैं कि जब जनरल ज़ियाउल हक के बाद जब एक दफ़ा जमहूरियत पाकिस्तान में आई तो बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है कि जब जो इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने जब अपनी मर्जी का DGISI लगाने की कोशिश की तो क्या हुआ। मसलन जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पहला दौर था तो उन्होंने पहली दफ़ा एक रिटायर्ड जर्नैल को शमसुर रहमान कल्लू को DGISI लगा दिया, दो के उस वक्त की जो
क़यादत थी फ़ौज की वो उनसे मुत्तफ़िक नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार है तो उन्होंने वो अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। अब हुआ क्या, फ़रतुल्लाह बाबर साहब ज़ाहिर वेटरन है पीपल्स पार्टी के, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने क्या किया, जब बेनज़ीर साहिबा ने उनको अपॉइंट किया तो जब उनके चार्ज संभालने से पहले ही, आपको पता है कि ISI के अंदर ज़ाहिर है कि सिविलियंस भी हैं लेकिन फ़ौज के सीनियर अफसरान भी काम करते हैं, तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने जो की पोजीशंस पे जितने जो फौजी अफसरान थे उनको वापस आर्मी में बुला लिया। और हुआ क्या कि जब कल्लू साहब ने चार्ज संभाला तो उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था और वो कुछ कर ना सके, जो बेनज़ीर साहिबा का एक ऑब्जेक्टिव था कि ISI को वो क्योंकि रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को करती है तो वो इंडिपेंडेंटली वो चला सकें। अब उसके बाद एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जब नवाज शरीफ साहब आए 1992 में तो उन्होंने भी अपनी जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे आसिफ नवाज, उनकी ख्वाहिशात के बरक्स एक ऐसे शख्स को DG ISI लगा दिया जिनका प्रायर कोई इंटेलिजेंस का एक्सपीरियंस नहीं था, इंजीनियरिंग कोर्स से थे वो, और मजे की बात है उस वक्त पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चेयरमैन थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर, और उनको उन्होंने DG ISI लगा दिया। लेकिन उनके साथ भी क्या हुआ कि 13 महीने वो DG ISI रहे, उसके बाद नवाज शरीफ की जो काकड़ फेमस फार्मूला है रिजाइन कर गए, और जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उसी में ही लेफ्टिनेंट जनरल जावेद नासिर को जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया, उनको उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया। फिर 1998 में आप आ जाएं, फिर नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी का बंदा अपॉइंट किया लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन भट्ट। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, उनसे मशावरत नहीं की और आर्मी के अंदर एक गम गुस्सा था, और नतीजा वही निकला कि वो बतौर थे तो DG ISI लेकिन उनका बिल्कुल भी उस तरीके से कंट्रोल नहीं था। इससे दो चीज़ें इस्टेब्लिश होती हैं, एक कि अगर आप हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें कि यस प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल प्रेरोगेटिव है, उनका राइट है कि वो DG ISI तैनात करें, लेकिन जब वो अपनी मर्जी का बंदा तैनात करते हैं तो क्या वो इतना ही इफेक्टिव होता है, ये एक मेरे ख्याल में दूसरा सवाल है। तो इसका मतलब अभी तक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मिलिट्री प्रिवेल करती रही है, और अभी जो सूरत हाल अब सामने आ गई है इसमें जो प्रोसेस इटसेल्फ है वो क्या कभी कुछ समरी मूव हुई है हिस्टोरिकली, या ये बगैर समरी के होता रही है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक। ये देखें, ये 2008 के बाद आ जाते हैं, ज़ाहिर पहले मुशर्रफ के दौर में तो खुद ही वो आर्मी चीफ थे तो उसमें इशू नहीं था। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो पहली दफ़ा ज़ाहिर है कि जब DG ISI अहमद शुजा पाशा को लगाया गया, ठीक है। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, आपने 2008 से लेके अभी तक अभी 7वां DG ISI आएगा, 6 DG जो ISI आए हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है, जो उनका पैटर्न है वो बड़ा दिलचस्प है। सिवाय 2012 के जब लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट किया था DG ISI, उसके अलावा जितनी जो अनाउंसमेंट है फॉर्मल वो ISPR यानी कि जो मिलिट्री का मीडिया विंग है उनकी तरफ से आई, और उनको इसी तरह से दिखाया गया कि जो मामूल की तकर्रियां और तबादले होते हैं। सिर्फ 2012 में एक ऐसा मौका था जब, बल्कि मैं वो स्टेटमेंट पढ़ भी देता हूं, बड़ी छोटी सी स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम कोर कमांडर कराची एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और उसके बाद फिर उन्होंने ही नोटिफिकेशन किया। अब इससे तो एक चीज जाहिर होती है कि शायद ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार जरूर है, लेकिन ओवर द ईयर्स लगता यह है कि जो फौज के अंदर ये अमूमी तौर पर तासुर है कि ये आम तौर पर जो तकर्रियां और तबादले होते हैं तो DG ISI की भी जो पोजीशन है इसको भी उसी तरीके से ही लेना चाहिए। लेकिन मेरी कुछ जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि प्रोसेस बिल्कुल ये फॉलो होता है, ये डिपेंड करता है अगर प्राइम मिनिस्टर के और आर्मी चीफ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ऐसा भी हुआ है माजी में कि समरी में सिर्फ एक ही नाम आया क्योंकि उनका इनफॉर्मल इत्तेफाक पहले हो चुका था, और ऐसा भी होता है कि 3 नाम भी भेजे गए। मसलन 2012 में ये जब ज़हीरुल इस्लाम अपॉइंट हुए तो 3 नाम भेजे गए थे, उसमें से गिलानी साहब ने ज़हीरुल इस्लाम साहब को पिक किया। तो इससे एक चीज एस्टैब्लिश होती है कि बेशक आप ISPR अनाउंसमेंट कर भी दे, उसकी फाइल फिर भी जानी होती है, समरी फिर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाएगी और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन होगा। और सबसे बढ़कर ये कि मुझे एक साहब ने ये भी बताया कि ये तो चलें DG ISI तो करते ही रिपोर्ट टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर को हैं, इवन ब्रिगेडियर एंड अबव जो बोर्ड बैठता है आर्मी का, जितनी जो ट्रांसफर जो प्रमोशंस होती हैं, ISPR उस वक्त तक वो प्रेस रिलीज इशू नहीं करता जब तक प्राइम मिनिस्टर वो जितने ब्रिगेडियर से मेजर जनरल या मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं उसकी समरी के ऊपर साइन नहीं कर देता। तो इससे अंदाजा होता है कि जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो यकीनन इस केस में भी यही है कि प्राइम मिनिस्टर इज द फाइनल अथॉरिटी। अब इशू सिर्फ इसके अंदर ये ब्रेक पे जाने से पहले वो ये है कि जब
म्यूचुअल मेरे ख्याल में ट्रस्ट ना हो, लगता यही है कि थोड़ा कंफ्यूजन है, ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है, क्योंकि इससे पहले जब 2000 जून 19 में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जब डीजी ISI अपॉइंट हुए थे तो उस वक्त बाकायदा तौर पर इसी तरह से ISPR ने एक प्रेस रिलीज इशू की थी, कोई इशू नहीं उठा, किसी ने नहीं पूछा कि नोटिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। शायद उस वक्त ताल्लुकात, खुद वज़ीर-ए-आज़म भी यही चाहते थे और ताल्लुकात अच्छे भी थे। अब शायद थोड़ी सी बीच में कन्फ्यूजन आ गई है, बट लेट्स सी। गवर्नमेंट का ये दावा है कि हालात बिल्कुल ठीक हैं और जल्द इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हो जाएगी। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जनरल अमजद शोएब इस मौजू पर हमें ज्वाइन। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है अभी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने, वेल नोन डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपसे पहला सवाल यही, DG ISI की तैनाती को लेकर के जाहिर है कि बहुत ज्यादा डिस्कशन और डिबेट्स हो रही हैं। जाहिर है कि आपने भी आर्मी में सर्व किया है, इन मैटर्स को डील करते रहे हैं। थोड़ा वजाहत करेंगे कि प्रोसेस होता क्या है? क्या जो DG ISI की अपॉइंटमेंट है वो सेम है जो रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं विद इन द आर्मी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि आर्मी देखती है कि कौन सा ऑफिसर इस काम के लिए सूटेबल है और कौन से लोग जिनको किया जा सकता है। लिहाजा उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट देखते हुए कि उनको खुद तो नहीं कोई ऐसा मसला कि कल को उनकी प्रमोशन में प्रॉब्लम आ जाए। मिसाल के तौर पे जैसे फैज हमीद को जरूरत है अभी कोर की कमांड की, तो ये आर्मी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो सबको बराबर मौका मुहैया करे और उनकी प्लेसिंग इस तरह करे कि जितने लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो सब क्वालिफाइड हों उस चीज के लिए जो कि उनको आगे आ सकती है, जॉब या प्रमोशन। तो इसलिए वो सारी मैनेजमेंट वहां पे होती है। चुनाचे वो सूटेबल लोगों को जो कि कमांड कर चुके हैं अब उनको स्टाफ पे भेजा जा सकता है और वो इंटेलिजेंस के लिए भी सूटेबल हैं, ISI के लिए सूटेबल हैं, वो अवेलेबल भी किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें देख के तो वो 3 या 5 नाम, 3, 4, 5 तक नाम भेज देते हैं। उनमें से आप एक किसी को सिलेक्ट कर लें। लेकिन बिलउमूम होता है ये है कि चूंकि सिविल में बहुत ज्यादा नहीं होता को, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्बली डिस्कस कर लेते हैं और उनको एक्सप्लेन कर देते हैं रीजंस उनके सिलेक्शन के और उनके प्रायोरिटी जो दी गई है उसके, और फिर प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल जबानी हो जाती है, ले लेते हैं, जो कि समरी बात में आती रहती, तो उसकी बुनियाद पे इशू कर दिया जाता है। अगर इंतजार कर सके GHQ तो इंतजार भी कर लेते हैं और समरी आने के बाद इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जरूरत ये थी कि एक बल्क पोस्टिंग ऑर्डर था इन सर्कुलर, जैसे सर्कुलर पोस्टिंग्स कहते हैं, काफी लोग इफेक्टेड थे। उसमें 2-1 लोगों की प्रमोशन भी थी मेजर जनरल के रैंक की, तो लिहाजा ये जरूरी था कि कोई मेजर जनरल बने, कोई लेफ्टिनेंट जनरल बने, ये बल्क पोस्टिंग ऑर्डर फौरन निकाल दिया जाए। तो मेरा ख्याल सकता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उन्होंने कर दिया हो, लेकिन बाद में क्यों तरह पैदा हुआ है, कैसे हुआ है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा जनरल साहब, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एक चीज की जरा वजाहत कीजिएगा। अभी जनरल फैज हमीद की जो पोस्टिंग हुई है उनको कोर हेड करना है, तो क्या जो आपके रूल्स और उसके हैं कवानीन आर्मी के, कोर की जो हेड उनको करना है उसके लिए मिनिमम 1 साल चाहिए होता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर नेक्स्ट ईयर जब जनरल बाजवा साहब की वो एक्सटेंशन का पीरियड खत्म हो जाएगा, तो अगर जनरल फैज हमीद का पीरियड जो है कोर को हेड करने का 1 साल से कम होगा, तो क्या वो एलिजिबल होंगे फिर कंसिडरेशन के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? जी वो होंगे, इसलिए कि उनको एक रिपोर्ट लेनी होगी और वो आज से उनका पीरियड शुरू हो जाएगा। मतलब अक्टूबर में जाते हैं तो अगले अक्टूबर तक उनको 12 महीने भी हो जाते हैं, लेकिन 12 महीने से कम भी थोड़ा बहुत हो तो हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप 9 महीने से ज्यादा पीरियड है, 10 है, तब भी वो रिपोर्ट ले सकते हैं। ये बहुत सारा डिपेंड करता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, जिसने उनको असेस करना होगा। अगर वो असेसमेंट 8-9 महीने में कर लेते हैं तो वो भी काफी है। तो मकसद कहने का ये है कि उनको ऐसी असाइनमेंट्स, ऐसे काम मिलेंगे जिसकी वजह से उनकी असेसमेंट एक हायर जॉब के लिए की जाएगी, क्योंकि ये उन्होंने उनको स्टाफ अपॉइंटमेंट पे या इंटेलिजेंस अपॉइंटमेंट पे तो देख लिया।
अब वो समझते हैं कि इनको एक्चुअल ऑपरेशंस में देखा जाए कि वहां पे, और जो बड़ी जरूरत होती है आर्मी की मेन फील्ड ही वो है, तो वहां पे वो सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। तो अमूमन कहा जाता है कि कम से कम 1 साल, लेकिन साल से महीना 2 कम भी हो जाए तो उसको स्पेसिफिकली एग्जामिन कर लिया गया है, उनकी एबिलिटीज चेक कर ली गई हैं, तो रिपोर्टिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस केस में, और वो प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के सामने चली जाएगी जब प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन आएगी। अच्छा जनरल साहब, इसमें जो ज़ाहिर इतलात आ रही है, खुद पीटीआई के कुछ लीडरान हैं, उन्होंने तस्दीक भी की है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख्वाहिश थी कि जो मौजूदा DGISI हैं या आउट गोइंग DGISI हैं वो कंटिन्यू रखें। उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि अफगानिस्तान में सिचुएशन अभी भी गैर यकीनी है, तो कम अज़ कम उनको उनकी ज़रूरत है। डू यू थिंक कि ये एक वैलिड रीज़न हो सकती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान को वो देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई थी तो यही जो रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन है यही वजह बताई गई थी। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म जस्टिफाइड हैं ये कहने में कि नहीं चंद माह के लिए जो मौजूदा DGISI इनको कंटिन्यू करवाया जाए? देखिए, उनकी ऑब्जर्वेशन अपने तौर पर दुरुस्त है, लेकिन इनकी पोस्टिंग बड़े सोच समझ के की गई है। ये भी हो सकता था कि नदीम अंजुम कराची से यहाँ आते और ये कराची चले जाते, ये नहीं किया गया। इनको पेशावर प्लेस किया गया है इसी वजह से कि पेशावर कोर जो है वो बुनियादी तौर पे आपका बेस है जो इन चीजों को डील करती है। उनकी एक्सेस है, अफगानिस्तान में भी तालिबान के साथ भी मीटिंग्स होती हैं, उन्हीं के एरिया में होती हैं, उनके ऑफिस में होती हैं। तो उस लिहाज से तो इनको प्लेस किया इस तरह गया है कि ये एक कंटिन्यूटी हमें मिल जाए। DGISI जो नए आए हैं उनको सेटल होते शायद महीना लगे, 2 लगे, 3 लगे, लेकिन ये यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि एक आदमी कमांड ऑफ ट्रूप्स भी कर रहा है और वो पॉलिसी जो यहाँ पे या जो कॉन्टेक्ट उसने यहाँ डेवलप किए थे वो वहाँ आपके बिहाफ पे कंटिन्यू करेगा और वो एडवाइस भी दे सकता है आपको। आइंदा ब्रीफिंग्स भी वहाँ हो सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर पेशावर में भी चाहे तो ब्रीफिंग ले सकते हैं जाके। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ऑब्जर्वेशन को कवर करके, यानी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करके ही इनकी ट्रांसफर की गई है, वरना तो उनको कराची भेजा जा सकता था, किसी भी और जगह भेज देते। अच्छा जनरल साहब, एक बात जो कही जा रही है नोटिफिकेशन ना करने की कि कुछ टेक्निकल हिचेज हैं जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, लेकिन ये टेक्निकल हिच है क्या? मेरी नज़र से ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन इसकी प्लॉजिबल गुजरी नहीं है। आपके ख्याल में टेक्निकल हिच जो है क्या वो ISPR की प्रेस रिलीज है? अगर वो है वो तो पहले भी माजी में भी होता रहा है, या इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके ख्याल में ISPR को या मिलिट्री को करनी चाहिए तो नहीं की गई और नोटिफिकेशन रुक गया? देखिए, मुझे इसके बारे में कसम कोई इल्म नहीं कि ये टेक्निकल है या प्रोसीजरल, कोई ये अगर होता तो प्रोसीजरल आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, लेकिन प्रोसीजर रहा यही है कि आप वर्बली ले लेते हैं। ये भी हुआ है, आपको मैं बताऊं कि नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल मुशर्रफ को अपॉइंट किया था तो कुछ अर्से के बाद नया DGISI पोस्ट करना था, पैनल तैयार किया गया, पैनल भेजना था या भेज दिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया कि जी मुझे तो जनरल ज़ियाउद्दीन चाहिए, वो दे दिया गया। जनरल ज़ियाउद्दीन ठीक है और कॉम्पिटेंट भी थे, लेकिन इस तरह वो पोस्टिंग पोलिटिसाइज हो गई, क्योंकि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का जॉब जो है ये एक पॉलिटिकल जॉब है, एक इलेक्टेड आदमी है जो पॉलिटिक्स के मैदान में एक्टिव है, पॉलिटिक्स खेलता है। उसके हाथ की सेंसिटिव इस तरह की अपॉइंटमेंट जो है वो बड़ी वाज़ेह न्यूट्रल नजर आनी चाहिए, वरना वो बाहर जाके तो इसी तरह जिस तरह के आपको इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन का मसला है या नैब के चेयरमैन की प्रॉब्लम है या FIA में कोई आप लगा देते हैं DGFIA, तो उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, अमूमन उंगलियां उठती है, वो बड़ा मसला आपके लिए बन जाता है और ये पोलिटिसाइज होनी नहीं चाहिए अपॉइंटमेंट। तो इसमें अगर कोई भी पॉलिटिकल साइड इस तरह गैम्बलिंग दी उसमें इंटरफियर करे या उसको करने की कोशिश करे, तो क्वाइट पॉसिबल कि कल को ऑपोजिशन जो है वो उसको यही समझे कि जिस तरह नैब में अपना चेयरमैन लगाया इसी तरह ये आदमी भी इनका अपना ट्रस्ट लेवल कम हो जाएगी और उसके अपने डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। उसके डिपार्टमेंट में भी हो सकता है ये समझा जाए कि जी इंटरव्यू करके प्राइम मिनिस्टर ने वो बंदा ढूंढा जो उसको सूट करता था, तो ये किसी इंडिविजुअल को सूट करने का मसला नहीं है। तो वक्त हमारे पास कम है, मैं आखिरी सवाल क्विकली आपसे करना चाहूंगा। ज़ाहिर पेचीदगियां बहुत सारी हैं और बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद इसकी एक वजह ये भी है
कि कुछ कानून और रूल्स वाजे भी नहीं है कि डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट किस तरीके से हो। ये सिचुएशन और मौजूदा कंट्रोवर्सी को सामने रखते हुए डू यू थिंक कि जो गवर्नमेंट है और जो GHQ है अब इस हवाले से वाजे कोई कानून, कोई रूल्स बनाने चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की जो हसास नोयत की तकरीरियां हैं इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोवर्सी ना हो, डिबेट ना हो? देखिए, कानून की बजाय इसमें रूल्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई है कहीं कमी बेशी तो उसको वादे कर लें, लेकिन बुनियादी असूल यही रखने चाहिए कि एक तो ये अपॉइंटमेंट क्रिटिसाइज ना हो, उसको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ना देखा जाए। दूसरी तरफ ये बड़ा जरूरी है कि आर्मी जिन लोगों को सूटेबल समझती है की आती है, लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को ये फ्लेक्सिबिलिटी हासिल है कि 4-5 जितने भी नाम आए हैं उनमें से वो देख ले, और वो चेक अमूमन यही करना होता है कि इसका अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है कोई। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि ये पॉलिटिकल इसके कनेक्शंस नहीं हैं और ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा तो वो काफी है। बाकी प्रोफेशनल काम के बारे में प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा आइडिया नहीं होगा उसका, वो तो आर्मी को ही होगा कि वो प्रोफेशनली क्या करता रहे और क्या करेगा। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छा नहीं हुआ जो कुछ इन्होंने किया है, और अब भी तूल पकड़ा हुआ है। अगर इतना ही आसान है कि जी वो थोड़े से टेक्निकल मसला था, ये था वो था, तो ये तो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हल हो जाना चाहिए। यूं लटका के बैठे रहने से तो आपने मुल्क का भी तमाशा बनाया, बाहर एक जगह सही हो रही है और आगे समझ नहीं आ रही कि कब खत्म होगा, क्या होगा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा घटिया और साहब ये बिल्कुल आपका नुक्ता बिल्कुल बजा है, और इसी वजह से हम भी ये कह रहे हैं कि अगर जितना जल्दी ये मामला हल होगा तो जाहिर है कि फिर ये इतनी डिबेट भी नहीं होगी और मामलात जो हैं फिर आगे चलेंगे। लेट्स सी, गवर्नमेंट तो यही दावा कर रही, कोई बड़ा इशू नहीं है, बहुत जल्द इसके हवाले से कोई ऐलान कर दिया जाएगा। देखते हैं कि गवर्नमेंट ये ऐलान कब करती है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।